आप देख रहे हैं ना उम्र की सीमा हो सीजन 2। दोस्तों, बचपन, जवानी और बढ़ती उम्र की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो इंसान को हर उम्र में चाहिए होती है वो है प्यार और अपनापन। प्यार की जितनी ज़रूरत इंसान को जवानी में होती है, उतनी ही ज़रूरत ढलती उम्र में भी होती है। वे क्यों लोग प्यार को सिर्फ जवानी से जोड़कर देखते हैं? इंसान अपनी जवानी एक बार को बिना प्यार और सहारे के काट सकता है, लेकिन ढलती उम्र को बिना किसी सहारे के काटना बहुत कठिन होता है। ये कहानी भी तो ऐसे ही किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है, जो ढलती उम्र में बिना किसी सहारे के अकेले ही अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं। क्या होगा जब वो दोनों इस उम्र में अपनी खुशियां तलाश करना चाहेंगे? आज रमा जी बहुत बेचैन दिख रही थी। कृष्णकांत जी आज उन्हें पार्क में नहीं दिखे। वह इस समय तक बिना नागा किए आते थे, पर वह आज अभी तक ना आए। जैसे ही रमा जी के मन में अजीब शंकाओं ने जन्म लेना शुरू किया, रमा जी ने झटक कर अपना ध्यान हटाया। कहीं कुछ नहीं नहीं, वह तो कल भले चंगे दिख रहे थे। आज वो उनके लिए गाजर का हलवा भी तो बना कर लाई थी। कल ही तो कह रहे थे कि उन्हें गाजर का हलवा बहुत पसंद है, पर डॉक्टर ने मीठा और बाहर के खाने से मना किया है। तो रमा जी ने उनके लिए शुगर फ्री से हलवा बनाया था। सोचा था उन्हें सरप्राइज कर देंगी, पर वह तो आज खुद ही सरप्राइज हो गई। मन में हजारों ख्याल भी आने लगे। रमा जी ने उनका फोन नंबर भी नहीं लिया कभी। वह वॉक करती रही, पर निगाहें कृष्णकांत जी को ही खोजती। इस विशाल शहर में उन्हीं से तो अपनापन मिला था, वरना वह निराशा के गर्त में चली जा रही थी। रमा जी याद करने लगी जब वह पहली बार दिल्ली आई थी। उनका बड़ा बेटा उन्हें अपने साथ जबरदस्ती शहर ले आया था। वह प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। रिटायरमेंट हुआ तो घर काटने को दौड़ने लगा। पति तो 5 साल पहले ही किडनी की वजह से चल बसे थे। वह तो बस दीवारों से बात करती। बड़ा बेटा उन्हें अपने साथ ले आया, पर वह यहाँ भी क्या करे। बेटा 9 बजे तक बैंक चला जाता और बहू भी 10 बजे चली जाती है। रह जाती है रमा जी और उनकी 7 साल की बेटी, जो लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जा पा रही थी। बस उसी के साथ बतियाती या फिर पार्क में आते जाते दोनों। एक दिन पार्क में बैठी अपने अतीत के पन्ने खोल रही थी। संघर्ष के दिनों में भी वो अकेली ना थी। बेटों की जिम्मेदारी थी उन पर वो टूटी नहीं। दोनों को पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी में लगा दिया। एक बैंक में काम करता है और एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गया है। दोनों की शादी, बच्चों से वह निपट चुकी थी। अपनी छोटी सी नौकरी से वह बचा रही थी और खा रही थी। पर अब तो नौकरी भी ना रही जिसके सहारे जी थी वह। इसीलिए बड़ा बेटा अरुण उन्हें अपने साथ ले आया। अपने अतीत में उलझी पार्क में बैठी थी कि तभी एक आवाज कानों में पड़ी। चलते रहिए, चलने का नाम ही जिंदगी है। इस अनजान शहर में पहली बार कोई रमा जी से बोला था, वरना यहाँ तो बस गाड़ियों का ही शोर बोलता है। उन्होंने अपना परिचय पास वाले बेंच पर बैठते हुए दिया। मेरा नाम कृष्णकांत है, यही पास में रहता हूँ। रमा जी ने ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। कृष्णकांत जी पानी की बोतल खोलते हुए बोले, आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे, जो हुआ उसे जाने दीजिए, आगे बढ़िए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इतना कहते हुए पानी पिया, बोतल रखकर फिर चले गए। रमा जी उनको जाते हुए देखती रही और मन ही मन बड़बड़ाती रही कि हाँ, जिंदगी में सब खुशियां हों तो जिंदगी खूबसूरत ही लगेगी। इन्हें क्या पता कि हम पर क्या बीती है। चले आए ज्ञान देने। अब यह रोज का नियम हो गया। रमा जी पार्क में जाती और कृष्णकांत जी को अपने से पहले पाती। वह मुस्कुरा कर हाथ हिलाते, रमा जी भी मुस्कुरा देती। धीरे धीरे दोनों हाय हेलो कर लेते। एक दिन कृष्णकांत जी पूछ बैठे, कहीं बाहर से आए हो? आपको पहले तो कभी नहीं देखा। रमा जी जल्दी किसी को अपने बारे में नहीं बताती, तो बस मुस्कुरा कर बोली, पास में ही मेरा बेटा रहता है, उसी के पास। वह बात पूरी भी न कर पाई कि कृष्णकांत जी बोले, स्वागत है दिल्ली शहर में। दिल्ली तो दिल वालों की है। रमा जी उन्हें देखती रह गई। इस उम्र में भी इतनी जिंदा दिली। एक वह देखो, हमेशा बुझी बुझी रहती हैं,
पार्क में बुजुर्गों का एक ग्रुप बन गया था, जहां सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते। कभी बॉल से खेलते तो कभी अंताक्षरी, कभी किसी का जन्मदिन मनाते तो कभी न्यू ईयर। रमा जी को भी उस ग्रुप में कृष्णकांत जी ने शामिल कर लिया। इस ग्रुप में अधिकांश ने अपना जीवन साथी को खो दिया था या किसी बीमारी से पीड़ित थे। सब एक जैसे थे, ना कोई अमीर ना गरीब। सब शुगर बीपी जोड़ों के दर्द से जूझ रहे थे। रमा जी को उस ग्रुप में शामिल होकर बड़ा सुकून मिल रहा था। अपना दुख उन्हें अब बहुत कम लगने लगा। वो देखकर आश्चर्यचकित होती कि जिंदगी की अंतिम बेला में भी सभी कितने ऊर्जावान थे। उनकी ऊर्जा देख रमाजी ने भी अपनी उदासी का चोला उतार फेंका। अब वह सुबह का इंतजार करने लगी। एक दिन मिसेस कुलकर्णी का जन्मदिन था। सब कुछ न कुछ बना कर लाने वाले थे। रमाजी ने सोचा क्या बनाए। पाक कला में तो वह बहुत ही निपुण थी, पर सोचने लगी यहाँ तो दिल्ली वाले हैं, यहाँ लोगों को उनकी बनाई चीजें पसंद भी आएंगी। फिर भी उन्होंने बड़े प्रयास से अलसी के लड्डू बनाए, जो सर्दियों में फायदेमंद वे घुटनों के लिए बहुत अच्छे होती हैं। रमा जी डब्बा संकोच के साथ घर से ले तो गई, पर सब अपना अपना खाना खिला रहे थे। कोई पोहा तो कोई ठोकला तो कोई रसगुल्ला लाया था। कृष्णकांत जी ने रमा जी को डब्बा छुपाते हुए देख लिया, झट से छीन लिया। उनके लड्डू सबको खुश कर गए। बचे हुए लड्डू कृष्णकांत जी अपने घर ले गए और कई दिनों तक उसकी तारीफ करते रहे। रमा जी की जिंदगी बदलने लगी। बेटा बहू भी खुश थे कि माँ का मन लग रहा है। कल की ही तो बात थी, कृष्णकांत जी ने बताया कि उनका बीपी बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए डॉक्टर ने उनको नमक और चीनी कम लेने को बोला है। साथ ही शुगर भी बॉर्डर पर है, पर सर्दियाँ हो और गाजर का हलवा ना हो। पर मीठा नहीं खा सकता हूँ, ना बाहर का, और मुझे बनाना आता नहीं। रमा जी बोली, आपकी पत्नी या बहू? कृष्णकांत जी मुस्कुरा दिए और बोले, रमा जी बहुत लंबी कहानी है, आराम से किसी और दिन, पर आज नहीं। उनको अपनी आंखों के कोरों को पोंछते हुए रमा जी ने देख लिया था और उसी वक्त सोचा था कि वह कृष्णकांत जी के लिए कल गाजर का हलवा बना कर लाएंगी। पर आज तो पार्क में आए ही नहीं वो। रमा जी भी अतीत से वर्तमान में लौट आई, पर वो न आए। सब दिखे, पर किससे पूछे। फिर हिम्मत कर खुराना जी के पास गई और बोली, आज कृष्णकांत जी नहीं आए। सब एक साथ चौंके। हाँ, आज कृष्णकांत जी आया ही नहीं। रमा जी ने कहा, कोई फोन करके पूछ लो, वह ठीक तो है। खुराना जी ने कई बार फोन ट्राई किया, पर फोन उठा ही नहीं। रमा जी को कृष्णकांत जी की अब चिंता होने लगी। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा उनके सामने आ रहा था। वह घर जाने को उठी, पर उनके कदम उस ओर मुड़ गए जहां कृष्णकांत जी ने इशारा करके कहा था कि पास में ही मैं फ्लैट में रहता हूँ। पर कौन सा फ्लैट? रमा जी ने देखा, आसपास तो सब ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं। वह बड़े असमंजस में थी, क्या करे क्या नहीं। फोन नंबर भी तो ना था और पता भी नहीं। इन ऊंची ऊंची इमारतों में कृष्णकांत जी को कैसे खोजे? कभी डब्बे को देखती तो कभी ऊंची ऊंची इमारतों को। घर वापस जाने के अलावा उनके पास कोई और चारा भी तो ना था। पर तभी गार्ड की बातें सुनी। वो किसी डिलीवरी बॉय से कह रहा था, किस नंबर में जाना है? तो वह बोला, 502 सी में कृष्णकांत खुराना के घर। उल्टे पांव रमा जी वापस आई और गार्ड से कहा कि उन्हें भी 502 सी में ही जाना है। गार्ड ने रजिस्टर पर नाम एड्रेस लिखवा लिया। वह धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ी। डिलीवरी बॉय से पूछा तो उसने बताया उनकी दवाइयाँ लेकर आया हूँ। तो कृष्णकांत जी सच में बीमार हैं। उनकी चिंता और बढ़ने लगी, पर किसी अजनबी के घर जाना उन्हें ठीक ना लगा। पर अब तो आ चुकी थी। 502 सी के बाहर आकर डिलीवरी बॉय ने बेल बजाई, पर दरवाजा ना खुला। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजा कृष्णकांत जी ने ही खोला था। सामने रमा जी को देखकर चौंक गए। उन्होंने रमा जी को अंदर बुलाया। घर में कोई ना था। आप अचानक?
रमा जी असहज होकर बोली। वो गाजर का हलवा और डब्बा उन्होंने टेबल पर रख दिया। कृष्णकांत जी बोले, दरअसल कल रात ही फीवर हो गया था, बीपी भी बढ़ गया था, सोचा सुबह तक ठीक हो जाएगा। सकुचाते हुए रमाजी ने उनको छू कर देखा तो उनका बदन पूरी तरह तप रहा था। वो परेशान होकर बोली, आपको तो तेज बुखार है। पर घर पर कोई था नहीं तो वह बोले, दरअसल मैं अकेला ही रहता हूँ। रमाजी के बहुत जोर देने पर टैक्सी कर वह उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। अपने बेटे को भी फोन करके बता दिया। पहले तो बेटे को बड़ा अटपटा सा लगा कि माँ ऐसे किसी को, फिर सोचा बूढ़ी है, थोड़ा मन ही लगा रहेगा। डॉक्टर ने कृष्णकांत जी को 5 दिन की दवाइयाँ और हल्का खाने खाने की सलाह दी। बीपी के गोले भी बढ़ा दी। साथ ही हर घंटे बुखार मॉनिटर करने को कहा और बुखार ना उतरने पर कोरोना का टेस्ट और भी टेस्ट करने को बोला। कृष्णकांत जी रमा जी से बोले, आप मेरी वजह से। रमा जी बोली, आपने ही मुझे हंसना सिखाया और अब आप। अरे, ऐसे कैसे आपको छोड़ दूं? वह कृष्णकांत जी को उनके घर पर ले गई। पर समस्या यह थी कि उनकी देखभाल कैसे की जाए और खाने पीने की भी समस्या थी। रमा जी करीब 1 घंटे वहां रही। कृष्णकांत जी को कुछ अच्छा महसूस होने लगा तो अपने घर चली गई। घर पर आकर उन्हें बड़ी बेचैनी हुई। इतना खुशमिजाज इंसान और निपट अकेला, और आज जब वह बीमार है तो कोई नहीं है उनके पास। वो क्या खाएंगे, कैसे अपना ख्याल रखेंगे? क्या इतनी बड़ी दुनिया में कोई नहीं उनका? वह तो खुद को ही दुनिया की सबसे बड़ी दुखियारी समझती थी। पर कृष्णकांत जी, आज दोपहर उन्होंने खिचड़ी बनाई और कामवाली के हाथों कृष्णकांत जी के घर भिजवा दी। अब तो वह फोन पर भी उनका हाल चाल पूछती रहती, दवाई की हिदायत भी देती रहती। बेटे बहू के जाने के बाद कृष्णकांत जी के घर हल्का भोजन भिजवा देती। रमा जी की देखभाल रंग लाई और कृष्णकांत जी नॉर्मल हो गए। 5 दिन का समय भी निकल गया। थोड़ी कमजोरी थी, पर उन्हें पार्क में देखकर सबके चेहरे खिल गए। रमा जी ने भी गहरी सांस ली। अब तो रोज ही दोनों एक दूसरे को तलाशते रहते। एक दिन रमाजी पूछ ही बैठी, आप अकेले कैसे? कृष्णकांत जी आज टाल नहीं पाए और फिर कृष्णकांत जी जिन अतीत के पन्नों को समेट कर रख चुके थे, रमाजी की आग्रह की आंधी आकर उनको उड़ाने लगी। 50 साल पहले की यादें याद कर वो मुस्कुरा पड़े। कैसे वह तलवार ले घोड़े पर सवार हो अपने दुल्हनिया लाए थे, जिसे शादी के मंडप में ही पहली बार देखा था और देखते ही रह गए थे। रसोई में चूहों के साथ सुहागरात मनाना, नदिया के पार सिनेमा देखना, पत्नी का उनके सामने भी घूंघट काटना, वह सब याद करते करते मुस्कुराते जाते। पर अचानक उनके चेहरे की हंसी कहीं खो गई। शादी के 7 साल तक कोई बच्चा ना हुआ। उस समय तो बच्चे भी भगवान की नेमत माने जाते थे। फिर भी कृष्णकांत जी ने शहर आकर दोनों का इलाज करवाया। थोड़ा वक्त तो लगा पर खुशखबरी आई। पिता बनने वाले थे वो। दोनों फूले ना समाते, पर शायद खुशियां चंद दिनों की ही मेहमान थी। बच्चे का जन्म गांव में ही करवा दिया, जिससे सही से टाँके ना लगने से उनकी पत्नी को जख्म हो गया और 3 साल तक वह बिस्तर में ही रही और फिर चल बसी। कृष्णकांत जी के दिल का सालों का तूफान आज बह जाने को तैयार था। रमा जी बोली, और बेटा? कृष्णकांत जी बोले, आज आप मेरे सारे कुंडले निकलवा ही लोगी। बेटा शिकागो में है, उसकी भी एक बेटी है। मैंने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि पत्नी को वचन जो दिया था कि वह बेटे के लिए सौतेली माँ नहीं लाएंगी। माँ बाप बहन सारे रिश्ते उसके साथ मैंने ही निभाए, पर आज बेटा मुझे भूलकर सारे रिश्ते निभा रहा है। रमाजी ने उन्हें और ना छेड़ा। सवाल तो उनके पास बहुत थे, पर आज उन्होंने कृष्णकांत जी को काफी दुखी कर दिया था। उनके हाथ पर हाथ रखकर रमाजी ने कहा, हिम्मत रखिए कृष्णकांत जी। दोनों अपनी अपनी अधूरी जिंदगी जी रहे थे, पर अब उनको सुख दुख बांटने वाले दोस्त मिल गए थे, जो उनके पलों में रंग भर रहे थे। रमा जी अब खुश रहने लगी। उन्होंने एक दिन अपने आप को आईने में देखा तो महसूस किया वह इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई हैं। उन्हें भी सजने संवरने का अधिकार है।
वह बाजार से हेयर कलर ले आई और बालों को कलर कर लिया। साड़ी भी करीने से पहनने लगी। सुबह पार्क जा रही थी तो उनकी बहू की नजर उन पर पड़ी। देखकर चकित रह गई कि माँ जी को यह क्या बचपना सूझा। यह भला कोई उम्र है सजने संवरने की। उसने अपने पति अरुण को बुलाकर कहा, माँ जी को तो देखो जरा। बेटे ने जब माँ को देखा तो उसको पहले तो हंसी छूट गई, फिर बोला, माँ ये सब क्या है। रमा जी को लगा कि जैसे उन्होंने कोई बड़ा गुनाह कर लिया हो। बोली, बेटा बस ऐसे ही। बहू बोली, माँ जी हर उम्र का अपना पहनावा होता है, और वैसे भी पापा तो है नहीं, फिर आप ये सब। रमा जी को बहू की बात कांच की तरह चुभ गई। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पार्क जाने का मन ही ना हुआ। उनकी आंखें गीली होती रही। ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया उन्होंने। इतनी पढ़ी लिखी बहू के ऐसे विचार होंगे, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जानकर। उन्होंने तो बहू को कोई रोक टोक नहीं लगाई थी कभी। क्या पहनती है, क्या खाती है, देर रात तक पार्टी से आती है और देर तक सुबह सोते रहती है। पर रमा जी ने तो कभी नहीं रोका टोका। सोचती रही कि आजकल की मांग है, बड़े शहरों का यही रहन सहन है। पर आज उन्होंने बाल क्या रंगे, बहू ने उनके चरित्र का ही खंडन कर दिया। अब वह समझाएगी मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। रमा जी का मन बहुत व्यथित हो उठा। उन्हें आज अपने पति की बहुत याद आई, जब वह भर भर के चूड़ियां पहनती थी, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगाती थी। वह हमेशा कहते थे, तुम तो मेरी मधुबाला हो और मैं तुम्हारा दिलीप कुमार। रमा जी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दोपहर में भी वह कमरे से ना निकली, ना ही खाना खाया। शाम के समय कृष्णकांत जी का फोन आया। रमा जी आज आप आई नहीं, स्वास्थ्य तो ठीक है ना आपका। रमा जी कुछ ना बोल पाई। कृष्णकांत जी रमा जी की चुप्पी पढ़ चुके थे। बोले, रमा जी अब आदत डाल लीजिए या फिर मेरी तरह अकेले रहिए। आपने पूछा था ना कि अकेले रहने की वजह, यही तो वो वजह है। अकेला रहता हूँ, पर रहता हूँ अपनी मर्जी से। जो खाना पीना कोई रोक टोक तो नहीं। आज हम बच्चों पर अंकुश नहीं लगाते, बच्चे हम पर अंकुश लगाने लगते हैं। 2 महीने शिकागो में बेटे के पास कैसे बीता मैं ही जानता हूँ। बस मेरी वजह से बेटे बहू आपस में झगड़ा कर बैठते, और आखिर मैंने फैसला ले ही लिया, अब और नहीं। रमा जी ने फोन रख दिया। कृष्णकांत जी की बात उन्हें समझ आ रही थी। पूरे जोश के साथ बाहर निकली, अपना खाना गर्म कर खाया। रात गए जब बेटा बहू आए तो उन्होंने नॉर्मल रहना ही ठीक समझा। रात के लिए उन्होंने अपने लिए 2 गाउन भी खरीदे थे। बहू बोलने को हुई तो उन्होंने हाथ के इशारे से कह दिया, बेटा मैं तुम्हें पूरी आज़ादी देती हूँ, पर तुम मेरी आज़ादी तो मत तय करो। बहू चुप हो गई। रमा जी का विश्वास वापस आ गया था। अगली सुबह वह पार्क गई तो कृष्णकांत जी को देख मुस्कुरा दी। फिर दोनों अपनी अपनी आप बीती सुनाने रहे। रमा जी अब अपने लिए जीने लगी। पेंशन का अच्छा खासा पैसा आता था। पहले वह बच्चों को ही देती थी, पर अब उन्होंने अपने लिए जीना सीख लिया। पार्क में उनकी सहेलियां भी बन गई थी, उनके साथ खरीदारी भी कर लाती। पर उनकी बहू को रमा जी की आज़ादी रास नहीं आ रही थी। वह अपने पति के कान भरने लगी। माँ को देखो कितना फालतू खर्चा करती है, कभी नई साड़ी तो कभी जगराता तो कभी जन्मदिन, कहाँ कहाँ क्या क्या कर रही है। तुम्हें कुछ भी पता है। उनके आने से वैसे भी इतना खर्चा बढ़ गया है, अब यह सब भी। बहू ने बेटे को एक प्लान समझाया। बेटा पहले तो सुनता रहा, फिर आखिरकार एक दिन माँ को बोल ही पड़ा, माँ हम बड़ा फ्लैट लेने की सोच रहे हैं, आपकी सेविंग से भी कुछ मदद हो जाती तो। रमा जी उसका मुंह देखती रह गई। दोनों मियाँ बीवी अच्छा खासा कमाते हैं, और नजरें तब भी उनकी पेंशन पर। रमा जी को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी जन्मी हुई संतान उन्हें छल रही है। उन्होंने दोनों पुत्रों से कभी उनकी कमाई का हिसाब किताब ना मांगा था। वह सब खर्चा खुद ही करती, यहाँ तक कि पति की बरसी पर उन्होंने ब्राह्मण भोज खुद के पैसों से करवाया था।
उनके पास कौन सी जमा पूंजी थी जिस पर बेटे की निगाह अटकी हुई थी। पेंशन से गुजर बसर हो जाती है। वह तो वैसे भी दोनों बच्चों के जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह कुछ न कुछ सबको दिला ही देती थी। इसी को जिंदगी मान जी रही थी। उनके खुद खुश रहने का अधिकार तो शायद पति के जाने के साथ ही खत्म हो गया था। रमाजी की चुप्पी से बेटा वहां से चला गया। रमाजी की खामोशी को उसने इनकार समझ लिया। इस बात को कई दिन भी गुजर गए। आज पार्क में जब वह पहुंची तो देखकर हैरान रह गई। सब उनका इंतजार कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे टू यू से वातावरण गूंज उठा। उन्हें तो खुद को याद नहीं था कि आज उनका जन्मदिन है, पर इन सबको कैसे याद था। केक काटा और फोटो निकाली। सबने मिलकर रमाजी को गर्म शॉल भी उपहार में दिया। रमाजी ऊपर से शर्मा रही थी, पर अंदर से खुश थी। कृष्णकांत जी ने उनके हाथ पर गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा रखी और कहा, इसे हमेशा साथ रखिए, कठिन समय में हिम्मत देगी। आज उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आप सबको सब एक साथ बोले, आप तो छुपाने के मूड में थी, कृष्णकांत जी ने ही प्लान बनाया। वह उनका चेहरा देखने लगी तो वो मुस्कुरा कर बोले, डिजिटल मीडिया का कमाल है। ओह अच्छा, उन्होंने फेसबुक पर अपनी डिटेल्स डाल रखी है। कृष्णकांत जी के कहने पर ही तो उन्होंने फेसबुक ज्वाइन किया था। आज समोसा पार्टी चल रही थी। कोई चाय बना लाया था तो कोई पकौड़े। खुशी खुशी वह घर की तरफ मुड़ी। उनके दोनों बच्चों तक को उनका जन्मदिन याद ना था। बहुओं से तो उम्मीद भी क्या करें। वह बार बार उस शॉल पर हाथ घुमाती। बरसों बाद किसी ने उन्हें उपहार दिया था। गणेश जी की प्रतिमा उन्होंने सामने मेज पर रख दी। उन्हें सच में लगता कि सामने कृष्णकांत जी खड़े हों, उन्हें ताकत दे रहे हों। रात ढले जब बेटे बहू आए तो उन्हें लगा कि कोई तो उन्हें जन्मदिन की बधाई देगा, पर उनकी कल्पना कल्पना ही रही। अगले दिन सुबह बहू की नजर उस शॉल पर पड़ी तो बोली, माँ बड़ा खूबसूरत है, कहाँ से लिया। वह कुछ बोलती उससे पहले ही बोली, मैं ले लूं, मुझे बहुत पसंद आया। वह बहू का मुंह देखती रह गई, पर गणेश जी की प्रतिमा की तरफ देखा और बोली, नहीं बहू, यह मेरे जन्मदिन पर मेरे दोस्तों ने मुझे दिया है। यह अनमोल है मेरे लिए, इसे नहीं। वह उनका मुंह देखती रह गई। जन्मदिन कब? तो रमा जी हिम्मत कर बोली, कल मेरा जन्मदिन था। तो बहू ने बेटे की तरफ देखा तो उसका सर शर्म से झुक गया। माँ के पास आकर बोला, सॉरी माँ, आप कभी मनाती ही नहीं। रमा जी बोली, मनाया तो कल भी नहीं था, पर बस उन्होंने पता कर लिया और मना दिया। तुम्हारी माँ का जन्मदिन पहली बार। बेटा चला गया और रमा जी के पास प्रश्न छोड़ गया, अपनों को भी अपनी अहमियत समझानी पड़ती है क्या। रमा जी के जिंदगी के पन्ने एक एक कर फड़फड़ा कर उड़ने लगे। बच्चों के जन्मदिन के एक हफ्ता पहले से वह उत्साहित हो जाती थी। सब कुछ चुन चुन कर उनके पसंद का सामान लाती और पूरा दिन उनकी पसंद का खाना बनाती। सब याद करते करते उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पर आज उनका जन्मदिन तक किसी को याद नहीं। पर गलती उनकी भी कहाँ है। वह खुद ही कभी अपने लिए नहीं जी, बस मशीन बनी रही। और अब और नहीं। सांझ बेला आ चुकी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। 55 साल की हो गई है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। जाने से पहले वह खुद के लिए जीना चाहती थी, जो उन्हें अच्छा लगे वह करना चाहती थी। कृष्णकांत जी की बातें उनके दिमाग पर असर डालने लगी थी। अब रमा जी खुश रहने लगी। उन्होंने अब बहू और बेटे से मोह करना छोड़ दिया। वह अपने में मस्त रहने लगी, अपने काम से काम रखने लगी। रमा जी को खुद एहसास हुआ कि वह खुद को हल्का महसूस करती हैं। पर बहू को रमा जी में यह परिवर्तन रास न आया और सहसा विश्वास ही ना हो रहा था कि हमेशा गुमसुम रहने वाली माँ जी में यह परिवर्तन कैसे हुआ। अब उसकी निगाहें रमा जी पर ही रहती। ऐसे ही एक दिन जब रमा जी नहाने गई तो उनकी बहू उनके कमरे में आ गई और उनका फोन चेक करने लगी। वह देखकर दंग रह गई। माँ जी अब फेसबुक और व्हाट्सएप पर है और ढेरों मैसेजेस करती हैं। उसने अपने पति को बढ़ा चढ़ाकर कहानी सुना दी। कृष्णकांत जी के मैसेजेस भी दिखा दिए, जो सुप्रभात शुभ रात्रि दोनों करते थे।
बेटे को भी माँ में खोट नजर आने लगा। रमा जी नहाकर निकल ही रही थी कि दोनों उन पर बरस पड़े। माँ, ये सब क्या है? वह दोनों से कुछ कहती, उन्हें कुछ समझा पाती, उससे पहले ही उनका पैर फिसल गया और सर वॉश बेसिन में टकरा गया। बाथरूम में खून की धार बह निकली। बहू बोली, अब एक और खर्चा। बहू तो लहूलुहान पड़ी। रमा जी पर बिल्कुल तरस नहीं आया। रमा जी बेहोश हो गई। बहू बेटा उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। रमा जी के पैर और सिर में गंभीर चोट आई थी। उनके पैर पर प्लास्टर चढ़ गया, पर सर पर भी 8 टाँके लगे। रमा जी 2 घंटे हॉस्पिटल में रही, उसके बाद उन्हें घर ले आए। अब उनका पार्क जाना छूट गया। कृष्णकांत जी फोन करते, मैसेजेस करते, पर किसी को कोई जवाब नहीं देती। वह बेटी बहू की नजर में गिरना नहीं चाहती थी, पर वह अपने दोस्तों और पार्क को बहुत याद करती। पर बेटा बहू की नजरें बता रही थी कि उन्हें उसमें खोट दिख रहा है। रमा जी चुपचाप लेटी रहती, बस अपनी बेबसी पर आंसू बहाती रहती। बेटा बहू काम पर चले जाते, काम वाली खाने को रखकर चली जाती। उन्हें उठने बैठने में कष्ट होता, पर उनके पास कोई नहीं था। बेटी बहू ने 2 दिन की छुट्टी लेना भी जरूरी नहीं समझा। 7 साल की पोती थी, वही उनका सहारा थी। वह अपनी दादी की मदद कर देती, पर थी तो वह बच्ची ही। ऐसे ही एक दिन वह बैठी थी कि दरवाजे की घंटी बजी। पोती ने दरवाजा खोला तो लगा एक भूचाल अंदर आ गया हो। पार्क के सारे दोस्त रमा जी के घर पर थे। सबके हाथों में फल फूल, मिठाइयाँ और कार्ड्स थे। उनको अपने दोस्तों को देखकर ऐसा लगा कि उनका कोई अपना मिल गया हो, और सहसा ही उनकी आंखें छलक पड़ी। वो सबका उठाकर स्वागत करना चाहती थी, उनके लिए पकवान बनाना चाहती थी, पर शरीर और मन दोनों से लाचार थी। कृष्णकांत जी रमा जी के मन के भाव पढ़ चुके थे। वह बोले, चलो निकालो, तो डब्बे में से जलेबियां निकलने लगी। हंसते हंसाते 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। सबने रमा जी के प्लास्टर पर अपने अपने संदेश भी लिखे। रमा जी कृष्णकांत जी की तरफ देख कर बोली, आप सबको कैसे पता चला? कृष्णकांत जी मुस्कुरा कर बोले, जैसे आपको हमारी तबीयत का पता चल गया था, बस वैसे ही। रमा जी मुस्कुरा दी। बहू के आने का भी वक्त हो रहा था। वह अंदर से डर रही थी कि बहू क्या कहेगी, कहीं सबके सामने ही कुछ ना बोल दे। सबकी मस्ती चल रही थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। रमा जी अंदर तक कांप गई। सामने बेटा और बहू थे। दोनों अचरज से सबको देख रहे थे। इतने सारे लोग, पर भगवान का शुक्र था कि दोनों सबके सामने कुछ ना बोले। रमा जी ने चैन की सांस ली। सबके जाने के बाद बहू का बड़बड़ाना शुरू हो गया। घर को धर्मशाला बना रखा है, जो देखो मुंह उठाए चला आता है। अब इतनी गंदगी हो गई है, कौन साफ करेगा इसको? एक तो ऑफिस से थक हार कर आओ, और अब ये सब नौटंकी। मेरे पीठ पीछे घर में पार्टियां होती हैं। रमा जी चुपचाप लेटी रही। अब उन्हें ये घर काटने को दौड़ने लगा। उन्हें अपने गांव का घर याद आने लगा, जहां दसियों मेहमानों को वह अकेले ही संभाल लेती थी। उनके घर लोगों को आना जाना लगा रहता था। वह किसी को भी बिना खिलाए पिलाए ना भेजती। पर आज आज तो वह अपने मेहमानों का स्वागत सत्कार तक न कर पाई। उन्हें अब यह घर अपना सा ना लगता। रमा जी धीरे धीरे ठीक होने लगी। प्लास्टर भी कट गया उनका। डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज बताई और आराम से चलने फिरने को बोल दिया। अब वह पार्क भी जाने लगी। लगा उनकी जिंदगी वापस आ गई हो। उनके इलाज में 30,000 का खर्चा हुआ तो बहू ने 10 बार सुना लिया। रमा जी ने बहू के हाथ पर 30,000 पकड़ा कर कहा, बेटा, कभी अपने पति से पूछना कि उसके ऊपर कितना कर्जा है मेरा, वो कब लौटा रहा है। बहू रमा जी का मुंह देखती रह गई। अब रमा जी का उस घर में रहना मुश्किल सा होता जा रहा था। लगता उन्हें कोई कैद में रखा गया है, जहां वह दूसरों के अधीन है। वो तिल तिल कर जी रही थी। बेटा सब देखता रहा और अनदेखा करता रहा। रमा जी भी नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उन दोनों के बीच में मनमुटाव हो। इसीलिए उन्होंने एक दिन निर्णय ले ही लिया, जिसे सुन बेटा बहू दोनों ही भौंचक रह गए। दोनों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था।
वह तो रमा जी को सीधी सादी गांव की महिला समझ रहे थे, पर रमा जी ने दिखा दिया कि बस अब और नहीं। रमा जी ने एक कमरे का फ्लैट किराए पर ले लिया था। बेटा बोला, माँ आप अलग? रमा जी बोली, बेटा इसी सोसाइटी में तो हूँ, जब मन करे आ जाना, मैं कौन सा दूर हूँ। मैं आज भी अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ, तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। बेटा कुछ और कहने को हुआ तो बहू ने हाथ पकड़ लिया और तंज कसते हुए बोली, हाँ भाई, अब आज़ादी चाहिए माँ जी को। रमा जी मुस्कुरा दी और बोली, बेटा सही कहा तुमने, मुझे भी कुछ अधूरे सपने पूरे करने हैं। वह अपना सामान पैक करने लगी। रमा जी पास के ही एक कमरे के फ्लैट में शिफ्ट हो गई। कमरा, किचन, छोटा सा ड्राइंग रूम का किराया 7,000 था। रमा जी ने हिसाब किताब लगा लिया था। उन्हें 27,000 पेंशन मिलती थी। उनका खर्चा आसानी से चल जाएगा। रमा जी ने करीने से घर को सजाया और एक सुकून भरी सांस ली। कृष्णकांत जी के दिए हुए गणेश जी से छोटा सा मंदिर भी बना लिया। यहाँ सब कुछ अपना सा लगने लगा उन्हें। एक कामवाली भी लगा ली जो उनके घर की साफ सफाई कर देती, बाजार से सामान भी ला देती। रमा जी उससे इतना प्रेम करती कि वो एक्स्ट्रा पैसे भी ना लेती, बल्कि खाली समय में रमा जी के पैरों में तेल मालिश भी कर देती। रमा जी सोचती, यह तो गैर है, थोड़ा सा प्यार क्या दिखाया, अपनी हो गई और अपनों को सब कुछ दिया, फिर भी वो अपनी ना हुए। बेटा और पोती आते जाते रहते थे। पोती कई बार दादी के पास ही रुक जाती, पर बहू ने कभी आने का कष्ट ना किया। पार्क के सारे दोस्त उनके घर आ जाते। वह उन्हें तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाती। कृष्णकांत जी भी रोज शाम को रमा जी के साथ ही चाय पीती। रमा जी रात का खाना भी उनका पैक करती थी। रमा जी अब बहुत खुश थी। पैसे की तंगी तो थी नहीं, वो खुद को आजाद महसूस करती। उनकी दिनचर्या भी सही हो गई थी। ऐसे ही एक दिन रमा जी कृष्णकांत जी के साथ शाम की चाय का आनंद ले रही थी। उनका बेटा बहू पोती को लेकर आए। रमा जी देखकर प्रसन्न हुई। कृष्णकांत जी थोड़ी देर बाद चले गए। रमा जी को देख आश्चर्य हुआ कि आखिरकार आज बहू कैसे। उसने खुद ही अपने आने का मकसद बता दिया। बोली, माँ जी, ये आपके और कृष्णकांत जी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। सारी सोसाइटी थू थू कर रही है। मेरी सारी सहेलियां मजाक बना रही हैं। माँ, आप इस उम्र में रंगरेलियां। रमा जी टूटने वालों में से ना थी। बोली, बेटा लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता है, तुम अपना बताओ, तुम क्या सोचती हो, क्या कहती हो। बहू रमा जी की हाजिर जवाबी से मौन हो गई। रमा जी आगे बोली, बेटा जवानी तो तुम बच्चों में गुजार दी, अब पल दो पल बच्चे हैं जिन्हें हम हंस बोल कर काट रहे हैं, उसमें भी तुम सबको क्या परेशानी हो रही है। मैं तुम दोनों की जिंदगी से दूर इसलिए गई कि तुम दोनों के बीच प्यार बना रहे, मेरी वजह से कल को कोई मनमुटाव ना हो। रही कृष्णकांत जी की बात, तो उन्होंने ही मुझे जीना सिखाया, हंसना सिखाया, वरना मैं तो दुखियारी बनी रोती रही रहती। बेटा बोला, आप नहीं जानती माँ, ये बड़े शहरों के लोग अपना बनाकर लूट लेते हैं, आप इनके चक्कर में मत पड़ो। रमा जी बोली, बेटा दुनिया मैंने भी देखी है, और तुम तो अपने थे, तुम लोगों ने कम लूटा क्या। अब मेरे पास बचा ही क्या है जो कोई लूटेगा। इतने में कृष्णकांत जी भी अंदर आ गए। वो दरवाजे की ओर से चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे। कृष्णकांत जी के अंदर आते ही रमा जी के बेटा और बहू के मुंह से खुले ही रह गए। वह दोनों उठकर जाने को हुए तो कृष्णकांत जी ने इशारे से बैठने के लिए कहा और बोले, तुम दोनों क्या बोल रहे थे, रंगरेलियां मना रही है तुम्हारी माँ, देखना चाहती हो। रमा जी ने रोकना चाहा पर कृष्णकांत जी नहीं रुके और दोनों का हाथ पकड़ बालकनी में ले गए और बोले, देखो वो सामने पानी की टंकी दिख रही है, उसके नीचे ही तुम्हारी माँ गरीब बच्चों को पढ़ा रही है। जो काम वालियाँ तुम्हारे घर काम करती हैं, जिनके बच्चे आवारा की तरह घूमते रहती हैं, सबको इकट्ठा कर अपने पैसों से उनके लिए कॉपी पेंसिल का इंतजाम कर रही है और हम सबसे मदद मांग रही है। उनका अधूरा सपना है कि वह एक स्कूल खोले,
जहाँ सबको फ्री में शिक्षा मिले। हम दोनों अक्सर बैठकर उसी की भूमिका बनाते हैं। सरकार से मदद की भी गुहार लगाई है ताकि हमें जमीन मिल सके। देखो कागजात। कृष्णकांत जी आज बहुत गुस्से में थे। बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती अपनी माँ के लिए ऐसे विचार रखते हुए? वह अभी भी दूसरों का भला करना चाहती है और तुम्हारी सोच अपनी माँ के लिए ऐसी हो सकती है। हाँ, हम दोनों साथ वक्त बिताते हैं, तो इसमें गलत क्या है? क्या तुम ऑफिस में या बैंक में किसी के साथ चाय नहीं पीते, बातें नहीं करते? फिर उन पर कैसी रोक? हम तुम्हारे ऊपर तो अंकुश नहीं लगा पाए और तुम? बहू बेटे दोनों के चेहरे लटक गए और बिना कुछ कहे चुपचाप चले गए। रमाजी ने कृष्णकांत जी को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। बोली, बस भी करो अब, एक कप चाय और हो जाए। कृष्णकांत जी मुस्कुरा दिए। आपके हाथ की एक क्या 10 चाय भी पी सकता हूँ। रमाजी आज बहुत खुश थी। उनका सपना पूरा होने के कगार पर था। सबकी मेहनत रंग लाई और स्कूल के लिए एक पुरानी हवेली मिल गई, जिसमें थोड़ा बहुत काम करवा कर स्कूल का रूप दे दिया गया। सबने हाथ खोल कर मदद की। 50 बच्चे स्कूल में आने लगे, जिनकी संख्या वक्त के साथ बढ़ती जाती। उनकी कॉपी किताबों का खर्चा सब मिलकर करते। रमाजी को स्कूल का प्रधानाचार्य बना दिया गया, जिसको जब समय मिलता मदद करता। स्कूल के बच्चों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। पैसों की कमी भी होने लगी थी, पर काम रुका नहीं। कृष्णकांत जी ने अपनी सारी जमा पूंजी दे डाली। रमाजी उन्हें देखती ही रह गई। कृष्णकांत जी बोले कि मेरा तो कोई सपना बचा ही नहीं, सोचा आपका सपना ही पूरा कर दूं। कोई तो अपने सपने को जी ले। यह स्कूल धीरे धीरे चर्चा का केंद्र बन गया। यहाँ के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों जैसे अंग्रेजी में बोलने लगे। उनके माँ बाप बहुत खुश थे। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी की शिक्षा भी मिल रही थी। एक दिन रमाजी की फोटो अखबार का हिस्सा बन गई। बहू और बेटे ने देखा तो देखते ही रह गए। रमा और उनके सभी मित्रों को इस उम्र में एक अच्छा भला करने का कारस मिल गया था। सभी लोग बहुत खुश थे। कई दिनों से रमा जी ने महसूस किया कि कृष्णकांत जी कुछ असहज महसूस कर रहे हैं। कोई बात है जो उनको खाए जा रही है। बहुत पूछने पर भी ना बताते, पर रमा जी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने बात को उगलवा ही ली, जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए और उन्हें अपने सपने अधूरे लगने लगे। कृष्णकांत जी ने बताया कि कल अचानक उनका बेटा आ गया है। सबने उसके कान भर दिए कि मैंने अपना सारा पैसा तुम पर लुटा दिया है। तब से जिद कर रहा है कि यहाँ का मकान बेचकर उसके साथ चलो। रमा जी यह सब सुनकर अवाक रह गई। उनके बेटे बहू क्या कम थे जो अब ये भी। रमा जी कृष्णकांत जी के बिना अपने आप को अधूरा पाती। वह चुपचाप घर चली गई। इस महानगर में उन्हें कृष्णकांत जी ने ही जीने की चाहत पैदा की थी। उनके सालों के सपने को पूरा करवाया था। अब अचानक वह चले गए तो? नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं जाने दूंगी। पर किस हक से रोकूंगी? यह दुनिया ऐसी ही है। यहाँ रिश्तों को नाम देना जरूरी है। बिना नाम के रिश्ते नहीं चलते। बेनाम रिश्ते बस बदनाम हुआ करते हैं। इंसानियत, प्रेम, विश्वास, इन सब के कोई रिश्ते नहीं है दुनिया में। उधर कृष्णकांत जी का भी जाने का मन नहीं था, पर बेटा जिद पर अड़ा हुआ था। उसे डर था कृष्णकांत जी मकान भी कहीं किसी को ना दे दे। वह अपनी मोटी जमा पूंजी स्कूल में लगा ही चुके थे। कृष्णकांत जी को भी रात को नींद न आई। एक हफ्ते बाद के टिकट बेटे ने करवा लिए। इसी बीच मकान भी बिकाऊ कर दिया। रमा जी सुबह पार्क गई, पर कृष्णकांत जी ना दिखे। सोचा बेटा आया हुआ है, शायद व्यस्त होंगे। फिर वो स्कूल भी नहीं आए और अगले दिन भी ना दिखे। रमा जी से रहा नहीं गया और एक बार फिर उनके कदम कृष्णकांत जी के घर की तरफ मुड़ गए। घंटी बजाते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। कहीं उनका बेटा। पर मन को क्या समझाती, रमा जी से रहा नहीं गया। और फिर एक बार घंटी बजा ही दी। सामने कृष्णकांत जी की तरह लंबा चौड़ा युवक था। अंदाजा लगाते हुए उन्हें देर ना लगी कि ये उनका बेटा ही होगा। रमा जी बोली, कृष्णकांत जी हैं? वह बोला, आप कौन? मैं रमा।
ओहो, तो आप हैं रमा जी, जो मेरे भोले भाले पापा को बहला फुसलाकर उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हैं। माफ करना रमा जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके चेहरे पर नफरत के भाव दिखाई दे रहे थे। रमा जी वापस मुड़ने को हुई, तभी कृष्णकांत जी की आवाज से उनके कदम ठिठक गए। रमा, रुको। बेटा, यह क्या पागलपन है? घर आए मेहमान से ऐसे बात की जाती है? कृष्णकांत जी ने अपने बेटे को डांटा। मेहमान? अरे यह तो आपके मुझसे भी ज्यादा सगी हैं। उसने तंज कसा। कृष्णकांत जी से रहा नहीं गया और बोल ही पड़े। सही कहा बेटा तूने। तू तो सालों से वहां बैठा था, आज अचानक हमारे जिंदगी के निर्णय लेने चला आया। तब कहाँ था जब मैं बुखार से तड़प रहा था? तब यही थी मेरे पास। तूने कभी सुध ली मेरी कि मैं जिंदा भी हूं या नहीं? कितनी ही रातें मैंने बिना सोए काटी। आज जब मैं जिंदगी जीना सीख रहा हूँ तो तू आ गया अचानक। वाह बेटा, अपने खून का रुतबा दिखाने। सगा कोई खून के रिश्ते से नहीं होता बेटा, दिल से होता है। रिश्ते निभाने से होता है। और जो कुछ तुझे करना है जा कर ले, मैं नहीं जाता तेरे साथ। बेटा बड़बड़ाता हुआ निकल गया। रमा जी ने समझाने की बहुत कोशिश की तो कृष्णकांत जी बोले, रमा, हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। हमारे रिश्ते को दुनिया नहीं समझ पाई है। हमें इसे नाम देना ही पड़ेगा, वरना हम इस संध्या बेला में तिल तिल कर मरते रहेंगे। बोलो, तुम क्या कहती हो इस बारे में? रमा जी कृष्णकांत जी का मुंह देखती ही रह गई। रमा जी कृष्णकांत जी की तरफ देख कर बोली, यह क्या बोल रहे हैं आप? इस उम्र में क्यों दाग लगा रहे हैं? बच्चे क्या कहेंगे? यह दुनिया क्या कहेगी? कृष्णकांत जी, आप होश में तो हैं? कुछ ऊंच नीच का भी ख्याल है आपको? कृष्णकांत जी रमा जी के गुस्से को देखकर घबरा गए। बोले, आप मुझे गलत समझ रही हैं। हमारा रिश्ता जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। आप चाहें तो अपने घर में ही रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर रमा जी, इस समाज का मुंह बंद करने के लिए हमें यह रिश्ता उन्हें दिखाना ही पड़ेगा, ताकि उनका ध्यान हम पर से और हमारी बातों से हट जाए। रमा जी, इस उम्र में शादी का मतलब तन से ज्यादा मन का मिलाप होती है। जवां उम्र कट जाती है, पर इस उम्र में अकेलापन नहीं सहा जाता। बरसों से तन्हा ही जी रहा था और आगे भी जी लूंगा। पर रमा जी, अगर राह में आपको अच्छा साथी मिल जाए तो साथ चलने में कोई नुकसान तो नहीं। माना आपको अभी हमारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, आप घर जाकर आराम से सोचना। और हम किसकी चिंता कर रहे हैं, जो हमें अकेला छोड़कर खुद आराम से जी रहे हैं? अगर वह हमारे साथ होते तो शायद हमें यह कदम उठाना ही ना पड़ता। रमा जी बिना कुछ बोले घर लौट गई। आज उनका मन बड़ा बेचैन हो रहा था। वह अपने पति की तस्वीर से बतियाने लगी। कृष्णकांत जी यह क्या कह गए? नहीं नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। यह मधुबाला सिर्फ दिलीप कुमार की ही है। मैं कृष्णकांत जी के प्रस्ताव को ठुकरा दूंगी। पर अगले ही पल विचार आता कि उसके दिलीप कुमार तो चले गए उसे रोता छोड़कर। तो क्या उसे नई फिल्म बनाने का कोई अधिकार नहीं? हम भगवान के द्वारा बनाए गए कलाकार ही तो हैं। वो जब चाहे, जिसके साथ चाहे हमारी कहानी लिखता है। तो क्या आगे की कहानी उस भगवान ने कृष्णकांत जी के साथ लिखी है? बहुत सारे विचारों के साथ वह सो गई। सुबह वह पार्क भी नहीं गई। कृष्णकांत जी से बचना चाहती थी, उनके प्रश्नों के जवाब उनके पास ना थे। स्कूल में कृष्णकांत जी से सामना हो ही गया। रमा जी उनसे बचती रही और मौन रही। कृष्णकांत जी रमा जी की अस्वीकृति समझ गए और घर चले गए। अगले दिन कृष्णकांत जी का मैसेज आया कि उन्होंने बेटे के साथ जाने का फैसला कर लिया है। रमा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके पास कोई जवाब था भी नहीं, पर वह कृष्णकांत जी के बिना भी नहीं जी पा रही थी और उनके साथ भी नहीं। कुछ तो था जो उन्हें निर्णय नहीं लेने दे रहा था। पर अब वह क्या करे? बच्चे क्या सोचेंगे, बहू पोती सबका सामना वह कैसे करेगी? नहीं नहीं, वे यह नहीं कर पाएगी। कृष्णकांत जी के जाने का दिन नजदीक आ गया। उनका मैसेज आया,
हो सके तो आज पार्क पे आ जाना, शाम 7 बजे। मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। रमा जी के कदम पार्क की तरफ बढ़ गए। कृष्णकांत जी उनकी ही राह देख रहे थे। पार्क पे सब लोग उनके आगे के जीवन के लिए बधाइयाँ दे रहे थे। फूल, कार्ड्स सबके हाथों में थे, परंतु रमा जी तो खाली हाथ आई थी। आज उनके पास कृष्णकांत जी को देने के लिए कुछ भी नहीं था। शायद अपनी जिंदगी के बचे हुए कुछ साल भी नहीं थे। कृष्णकांत जी उनके पास आकर बोले, रमा जी, लगता है आप मेरी बातों से दुखी हो गई हैं। मेरा इरादा आपको खुशियां देने का था, दुख देने का नहीं। पता नहीं दोबारा कभी आपसे मिल पाऊं या नहीं, पर मेरे लिए कोई मन में कोई पाप मत रखना। मैंने आपको सच्चे हृदय से पसंद किया है और सदा चाहा है कि आपकी परेशानियों को कम कर सकूं, पर मैं ही आपके दुख का कारण बन गया। कृष्णकांत जी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। कुछ लोग समझ रहे थे तो कुछ अनजान थे। रमा जी कृष्णकांत जी को जाते हुए देख रही थी, पर रोक नहीं पा रही थी। एक अनजाना सा भय था जो उनके शब्दों को जुबान नहीं दे पा रहा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और भरे हुए गले से बोली, अगर हो सके तो रुक जाइए मेरे लिए। कृष्णकांत जी रमा जी का मुंह ताकते ही रह गए। सब लोग प्रश्नवाचक निगाहों से रमा जी को देख रहे थे। कृष्णकांत जी ने सबको सारी कहानी सुना दी। सब एक ही दर्द से गुजर रहे थे। सबकी कहानी एक ही जैसी थी। बस फर्क इतना था कि कृष्णकांत जी ने कदम उठाया था और बाकी सब चुप थे। हाँ, बात अटपटे जरूर थी, सबको पच भी नहीं रही थी, पर सबके दिल जानते थे कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए वहां सन्नाटा सा छा गया। रमा जी जमीन में गड़ी जा रही थी। उन्हें सच में लगने लगा था कि वह दोनों अपराधी हैं और अपने अपराध की सजा काटने को भी तैयार थे। तभी मिसेस कुलकर्णी, जो 17 साल से अकेलेपन को सहन कर रही थी, अचानक बोली, कृष्णकांत जी, कोई समझे ना समझे, पर मैं इस दर्द को अच्छे से समझती हूँ और मैं आपके साथ हूँ। फिर क्या था, एक एक कर सबने अपनी स्वीकृति दे दी। रमा जी भी अपराध बोध से मुक्त हो गई, पर सबसे बड़ी समस्या थी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए। क्या वह इस बात को समझेंगे और स्वीकार करेंगे? बच्चों की शादी में माँ बाप की मंजूरी हो या ना हो, पर बड़ों की शादी में बच्चों की मंजूरी बहुत मायने रखती है, क्योंकि ताउम्र माँ बाप उनके लिए ही जीती है और दर्द झेलती है। उनके खिलाफ माँ बाप चाह कर भी नहीं जा पाते हैं। कृष्णकांत जी ने कहा कि वह अपने बेटे को तो संभाल लेंगे, पर रमा जी कैसे भी अपने बेटे, बहू और पोती को यह सब बता पाएंगी। पर बताना तो होगा ही। किसी बाहर वाले से पता चले, उससे बेहतर है खुद ही बात कर ली जाए। रमा जी अंदर ही अंदर कांप रही थी। नहीं, उनसे यह नहीं हो पाएगा। बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने अपने दिल को समझाया है, पर बच्चों से कहना, नहीं नहीं, वह कभी नहीं कर पाएंगी। कृष्णकांत जी ने उनका हाथ थाम कर कहा, रमा जी, हम जानते हैं कि हम वह कर रहे हैं जो करने की हिम्मत सब नहीं जुटा पाते, पर इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं या फिर किसी को धोखा दे रहे हैं। यह जीवन ट्रेन में बैठे मुसाफिर की तरह है। कौन कहाँ मिलेगा, कहाँ बिछड़ेगा, नहीं पता। जब तक ट्रेन में है, जो मिला उसके साथ हंस बोल लिया, और क्या। रमा जी खामोश थी, बस इतना ही बोली, कृष्णकांत जी, आप थोड़ा समय दीजिए, मैं समय देखकर बात करती हूँ। मेरा दूसरा बेटा बहू भी है, मैं किसी से बगावत नहीं कर सकती। वैसे भी हमारे पास सांसें भी कितनी बची हैं। आज यहाँ बैठी हूँ, कल रहूँ ना रहूँ। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि अपने पीछे नहीं हटूंगी। जिंदगी रोने का नहीं, जीने का नाम है। रमा जी अपने घर चली गई और कृष्णकांत जी ने भी अपना जाना कैंसिल कर दिया। बेटे को समझा बुझा कर वापस भेज दिया, पर कब तक मौन रहा जा सकता था। रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। रमा जी रोज सोचती कि वह बेटे और बहू से बात करेंगी, पर जबान साथ ही ना देती। वे अपराध बोध से गड़ी जा रही थी।
एक दिन जब वह कृष्णकांत जी के साथ चाय पी रही थी, तो उनकी पोती ने आकर एक मासूम सा सवाल कृष्णकांत जी से किया। आप मेरे दादू जैसे लगते हैं, आप मेरे दादू ही क्यों नहीं बन जाते? सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। जिस बात को बड़े कहने में असहज हो रहे थे, बच्चे के सच्चे दिल से वह बात कह दी थी। कृष्णकांत जी भी कहाँ चुप रहने वाले थे, तुरंत बोल पड़े, हाँ हाँ बिल्कुल, तू अपनी दादी से पूछ ले। और पोती दादी से जिद कर बैठी, इनको दादू बना लो, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप इनको अपने साथ ही रख लो। बेटा बहू का मुंह देखने लायक था। वह बच्चे को डांटने लगे और वह जोरों से रोने लगी। कृष्णकांत जी ने भी साफ शब्दों में कह दिया, अगर तुम बच्चों को आपत्ति ना हो तो मैं और रमा एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं। रमा जी के बेटा बहू वहां से उठकर चले गए, पर उनका मौन बता रहा था कि वह इस प्रस्ताव से खुश नहीं थे। पर एक बात ठीक हुई थी कि बात उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। यह अनोखा रिश्ता अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता जा रहा था। हर कोई उनके बारे में बात करता, कोई दोनों की हिम्मत की तारीफ करता तो कोई कानाफूसी करता। पर एक बात तो थी कि रमा जी के स्कूल की तरह शादी की खबर भी मीडिया तक पहुंच गई। और फिर एक दिन इस अनोखे रिश्ते की खबर सुन मीडिया वाले भी रमा जी के स्कूल पहुंच गए, रमा जी और कृष्णकांत जी का इंटरव्यू लेने। उन्हें किसने यह खबर दी, अचरज में सोच रही थी। पीछे से उनकी बहू खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब आएगा मजा, बड़ा नाम कमा रही थी, अब समाज में थू थू होगी, तब पता चलेगा। पत्रकारों में से एक की आवाज आई, क्या यह सच है आप और कृष्णकांत जी शादी कर रहे हैं? तो दूसरा बोला, इस उम्र में शादी कर आप समाज को और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप बच्चों को यही शिक्षा दे रही हैं? रमा जी घबराने लगी, पर सवालों से भागना भी कायरता थी। आज वह चुप नहीं रहेंगी, उनका सपना टूट जाएगा। कृष्णकांत जी बोलने को हुए तो उन्होंने उन्हें चुप करा दिया। यह उनकी लड़ाई थी, उन्हें खुद ही लड़नी होगी, उन्हें खुद को मजबूत बनाना ही होगा। वह लंबी सांस लेकर बोली, हाँ, यह बिल्कुल सच है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं, पर शादी करने के लिए मजबूर किसने किया? आप, आप और आप सबने। इस उम्र में विवाह के मायने बहुत जुदा होते हैं। अब देह से देह का मिलन नहीं करना है, बस अपना अकेलापन बांटना है। वह अकेलापन जो तुम सबने हमें दिया है। देह तो अब सूख चुकी है, अरमान भी कभी के दफन हो चुके हैं। अब तो बस हम सूखे पत्ते हैं। कब टहनी से अलग हो जाए नहीं पता। जब तक जुड़े हैं तब तक खाद पानी देखभाल की हमें भी सर दरकार है, पर हमें तो वक्त से पहले ही जुदा कर दिया जाता है। अब आप ही बताओ, हम कहाँ जाएं? अगर यह अकेलापन परिवार वालों से दूर हो जाता तो क्यों हम यह विचार लाते? हम तो जिंदगी के दिन गिन रहे हैं। जब तक बच्चे साथ में थे हमें कुछ सोचने का वक्त ही नहीं था। बच्चे अपने अपने घरों में दुबके हैं, हमारी तरफ देखा तक नहीं। हम दोनों एक दूसरे का सुख दुख बांट लेते हैं, हंस लेते हैं, एक दूसरे की मदद कर देते हैं, बस। पर वहाँ रे समाज, उसे यह भी रास न आया, हमारे ऊपर छींटाकशी होने लगी। अरे भाई, पति को गुजरे सालों गुजर गए, तब शरीर का खून गर्म ना हुआ तो अब क्या होगा? कृष्णकांत जी के साथ शादी करने का फैसला इसलिए लिया था कि आप सबको मुहर दिख जाए और हमारा हंसना बोलना आपको ना आखरे। रमा जी की आंखों की कोरे भीग रही थी। कृष्णकांत जी ने रमा जी का हाथ थाम लिया और बोले, जब बच्चे हाथ छोड़ दें तो हम क्या करें? मजबूर हो हमें एक दूसरे का हाथ थामना पड़ा। और किसी का कोई सवाल है तो बोलो। तभी भीड़ में से तालियों की आवाज आई। ये और कोई नहीं, रमा जी की पोती थी। बोली, आप सच में मेरे दादू हो, दादू आई लव यू। और अचानक तालियों से पूरा स्कूल गूंज उठा। आसपास रहने वालों के लिए यह रिश्ता मिसाल बन गया। सब उनके साहस की सराहना करते। दोनों ने एक प्रश्न उठाया था कि जब बच्चे हाथ छोड़ दें तो बूढ़े माँ बाप क्या करें?
दोस्तों, हम अपने माँ बाप को समय से पहले बूढ़ा होने पर, समय से पहले मरने पर मजबूर कर देती है। जीवन भर हमारे माँ बाप हमारे लिए जीते हैं। माँ बाप बच्चों पर अपना सारा प्यार, सारा स्नेह उड़ेल देती है। अपना कीमती समय हमें देते हैं, हमारे लिए मेहनत करते हैं ताकि वो हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े आदि सब दे सके। हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी फरमाइशें पूरी कर सके। अपने प्यार और समय के साथ साथ अपनी सारी एनर्जी, अपना फोकस, अपनी अटेंशन सब कुछ देती हैं वो हमें, वो भी बिना मांगे। और जब वही बच्चे माँ बाप की बदौलत अपने जीवन में कामयाब हो जाते हैं, माँ बाप के खून पसीने की कमाई के पैसे से अच्छी शिक्षा हासिल कर ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, तब वही बच्चे माँ बाप के एहसानों को, उनकी मेहनत को, उनके प्यार को ऐसे नकार देती है जैसे माँ बाप ने कभी उनके लिए कुछ किया ही ना हो। आज हर संतान ये सवाल अपने आप से करे कि क्या ये सही है? बड़े होने पर क्यों हम भुला देते हैं अपने माँ बाप की स्ट्रगल जो उन्होंने जीवन भर की होती है, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। एक माँ 9 माह अपने बच्चे को पेट में रखती है। उन 9 महीने में वो कितना दर्द सहती है। उन 9 महीने में जितनी सांस एक माँ लेती है, हम उसे एक सांस का भी कर्ज भी नहीं उतार सकते। और एक पिता कभी अपने बच्चे को एहसास तक नहीं होने देता कि वो अपने बच्चे के लिए सुबह से शाम तक कितनी एड़ियां रगड़ता है। और जब हमारी बारी आती है कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करें, तब हम अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें अपने माँ बाप का अकेलापन तक दिखाई नहीं देता। हम घंटों अपने फ़ोन पर इंस्टा और फेसबुक वाले अनजान लोगों से चैटिंग करने, उनके पोस्ट लाइक करने में बिता देते हैं, लेकिन कभी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करते कि उन्हें भी कभी हमसे बात करने का मन करता होगा, अपना सुख दुख बांटने का, अपने जीवन के एक्सपीरियंस शेयर करने का मन करता होगा। और जब हमारे द्वारा दिए गए इस अकेलेपन को दूर करने के लिए रमा जी और कृष्णकांत जी जैसे लोग सहारा ढूंढते हैं, तब हम जैसे लोग ही उंगलियां उठाने लगते हैं, जबकि सही मायनों में वो उंगली हमें अपने आप पर उठानी चाहिए और सवाल करना चाहिए अपने आप से कि अपने माँ बाप के स्नेह, उनके समय, उनकी मेहनत, उनके स्ट्रगल्स को, उनके बलिदान के बदले में आखिर हमने उन्हें आज तक दिया क्या है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अपने माता पिता को प्यार, सम्मान, अपनापन और वो सब कुछ दीजिए जो वो डिजर्व करती है, और अपनी मानसिकता बदलिए रमा जी और कृष्णकांत जी जैसे लोगों के प्रति जो एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं। Aging is a process, and we can make this process beautiful and easy by our love, care, respect, and support. वृद्धावस्था एक प्रक्रिया है और हम अपने प्यार, देखभाल, सम्मान और सहयोग से इस प्रक्रिया को खूबसूरत और आसान बना सकते हैं। बुजुर्गों को इस प्रोसेस को एंजॉय करने दीजिए, सेलिब्रेट करने दीजिए। कृपया करके इस प्रोसेस को उनके लिए बर्डन ना बनाएं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।